हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम आपको चैप्टर आगे का पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कक्षा 7 में जो हमारी NCERT की पुस्तक है उसका नाम है वसंत। मैं पहले आपको इसमें 5 चैप्टर आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन से हैं वो हमारे 5 चैप्टर्स, देखिए ध्यान से सुनेंगे। हम पंछियों उन्मुक्त गगन के, इसके भी हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके थे। दादी माँ, इसके भी हो चुके थे। हिमालय की बेटियाँ और कठपुतली मिठाई वाला, ये हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 6 चैप्टर आपको रीड कराएंगे। कौन सा? रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है और इसको लिखने वाले कौन हैं? जो लेखक हैं उनका नाम है यतीश अग्रवाल। कौन है? यतीश अग्रवाल। सबसे पहले मैं आपको जो ये चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनेंगे। हर वक्त क्या है कि रक्त और हमारा शरीर के अंदर क्या बताया गया है कि हर वक्त शरीर में कितनी 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। कितनी होती हैं? 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं एक बूंद खून में। देखिए, अब ध्यान से सुनिए कि एक बूंद खून में 25 करोड़ 25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक बूंद खून में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? 25 करोड़। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये आपके चैप्टर में नहीं है, परंतु इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। इंसान का खून हर दिन शरीर में 1,92,000 1,92,000 किलोमीटर का सफ़र करता है। हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 5.6, जो हर सेकंड 20 जो क्या करता है, हर 20 सेकंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काट लेता है। हमारे फेफड़े हर दिन कितना 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। कितना करते हैं? 20 लाख लीटर हवा को। हमारा शरीर हर सेकंड 2.5 करोड़ नई कोशिकाएं बनाता है। कितनी बनाता है? 2.5 करोड़। साथ ही हर दिन 200 अरब है 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक स्वस्थ इंसान का हृदय हर दिन कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार। कितनी बार? 1 लाख बार। साल भर में यह 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़क चुका होता है। दिल का पंपिंग प्रेशर जानते हैं ना, इतना तेज़ होता है कि वह खून को 30 फुट ऊपर तक उछाल सकता है। कितने फुट ऊपर तक? 30 फुट ऊपर तक उछाल सकता है। तो आपको मैंने ये रक्त और हमारा शरीर के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जो अलग से जानकारी दी है, मैं समझती हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। रक्त और हमारा शरीर, यह चैप्टर है 6 और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? यतीश अग्रवाल। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कौन? दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको थकान सी महसूस होने लग जाती है ना। ऐसे ही दिव्या के बारे में बताया है कि वह उसे हर समय क्या है, थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी।
देखिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में तो आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, वहाँ पर आप दिखाते हो, फिर डॉक्टर आपको लिखता है कि आप इसकी जांच कराओ, उसकी जांच कराओ। इसी प्रकार से दिव्या की भी रक्त यानी कि खून की जांच की गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को उंगली क्या करा, उन्होंने जो डॉक्टर थी उन्होंने क्या किया कि दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड जानते हो क्या होते हैं? एक कांच की पतली सी स्लाइड होती है, उस पर हम जब खून की बूंद डालते हैं तो उसमें हम किससे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हमको फिर पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, किस चीज़ की कमी है शरीर में। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। देखिए, जब आप कोई चीज़ की जांच करते हैं, जांच करवाने जाते हैं, तो फिर आपको क्या बोलते हैं कि अब आप इसकी रिपोर्ट कल लेकर जाना कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो क्या पाया उन्होंने कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक इस प्रकार का यंत्र होता है कि उससे छोटी चीज़ें भी दिखाई दे देती हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। कौन सी बीमारी बताई थी अनिल को डॉक्टर ने? एनीमिया। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। अनिल ने मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। देखिए, एनीमिया के बारे में अब आपको यहाँ बता रहे हैं तो ये आपका प्रश्न भी आता है कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। कैसा होता है? खून जो हमारा होता है वह किस तरीके का होता है? लाल रंग का। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट कण होते हैं। अब आपका यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है, कि प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे कि जो खून के जो दो भाग होते हैं उसमें जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? तरल होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है कि बिंबाणु किसे कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे उसमें कि जो दूसरा भाग होता है खून का, जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। ये आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। कौन से हैं? लाल रक्त कण। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। उसको क्या आश्चर्य हुआ था कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, यानी कि वह सोच भी नहीं सकता कि हमारा जो खून है, जो रक्त है, उसमें इतने सारे कण होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 किलोमीटर रक्त लें,
कितना लें, 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितना, 1 मिलीलीटर रक्त में कितने होते हैं, 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। कैसा नज़र आता है, लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हर हिस्से में पहुंचाने का काम किसका होता है, कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कितना होता है, 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। ये नहीं कि एक साथ ही सारे के सारे ख़त्म हो गए, नहीं, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। अब क्या हुआ, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। किसने पूछा, ये अनिल ने पूछा था। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। क्या होता है, हर समय, हर मिनट क्या बनते हैं, नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, देखिए एक तीसरा प्रश्न बना है हमारा, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे। उसको क्या बोलते हैं, मज्जा, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मज्जा का क्या काम होता है, जो रक्त में जो कण होते हैं उनको बनाने का कार्य होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी कि मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। क्या नहीं होता, जो प्रोटीन है, फाइबर्स, जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब क्या आपका प्रश्न बना कि एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया इसे कहते हैं कि जो लाल कणों की जो कमी होती है, जो खून की जो कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। किससे, डॉक्टर से। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी कि अगर संतुलित भोजन नहीं मिलता तो फिर खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। यानी कि साफ़ सुथरे तरीके से ही खाना बनाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? देखिए, अब फिर से पूछ रहे हैं कि वो जो सफ़ेद कण हैं उनका क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। क्या होते हैं? सिपाही। किससे? हर उसे लड़ने की उनमें क्षमता होती है ना, इसी प्रकार से ये जो सफ़ेद कण हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं।
तो आगे आपको इतना समझ में सोचते हो कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इतने आपके क्वेश्चन भी बनवा दिए मैंने इसमें से। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। क्या होती है? जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, क्या बोला? अनिल ने क्या कहा? अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर क्या करना चाहिए? कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए, किसको समझाया? अनिल को बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। अब देखिए, फिर आपका प्रश्न आता है एक कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का खून चढ़ाया जाता है। जैसे है ना, ग्रुप ए, बी, ओ। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या करें? ये किसने कहा था? अनिल ने कहा था। किससे पूछा था? डॉक्टर दीदी से। तो देखिए, अब हमारा इतना चैप्टर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो आप इसको रीड भी करेंगे, ठीक है? और रीड करने के बाद में आप क्या करेंगे? इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? लर्न करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, यानी कि जहाँ पर खून मिल जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, यानी कि ब्लड डोनेट करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखिए, फिर प्रश्न आता है कि रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र का। एक समय में उसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 300। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। देखिए, फिर प्रश्न आता है आपका कि हमारे शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। किसको समझाया? अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो आपको ये चैप्टर क्या हुआ? समझ में आ गया ना आपको? उम्मीद करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कभी भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, फ़ोन पर कर सकते हैं, या जब हम स्कूल में मिलेंगे तब हम आपको समझा देंगे, ठीक है? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।